मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 देखेंगे। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 किस प्रकार का श्रम विधान है? और कोई बताएं? संरक्षण। आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़िए उसको। यह संरक्षा संबंधी बताए थे ना कि काल के घंटे मजदूरी रहे वो प्रोटेक्टिव होगा। संरक्षा संबंधी श्रम विधान है। यह अधिनियम लागू नहीं था तो उद्योग में जब काम करती थी श्रमिक तो नियोजक द्वारा शोषण किया जाता था। मजदूरी संबंधी काफी अनियमितताएं बरती जाती थी। समय से मजदूरी का भुगतान नहीं करना या मजदूरी से कटौती कर ली जाती थी। इसको ध्यान में रखते हुए तत्कालीन अंग्रेजी शासन थी उस समय, शाही श्रम आयोग 1929 रॉयल लेबर कमीशन 1929 में गठित किया गया। आयोग ने सिफारिश किया कि भारत में मजदूरी संबंधी काफी अनियमितताएं पाई गई है। इसे दूर करने के लिए कानून बनाना अति आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा इस अधिनियम को 1936 में पारित किया गया और 1937 से यह लागू है। इस अधिनियम में क्या पढ़ना है इसके बारे में जानकारी रखना है आपको। इसमें पहला पॉइंट है कि मजदूरी का उत्तरदायित्व किसका होगा और समय क्या होगा, टाइम और उसका पीरियड क्या होगा। दूसरा पढ़ना है डिडक्शन, कटौतियाँ। कौन कौन सी कटौतियाँ कर्मचारी की मजदूरी से की जा सकती है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं लिखा देता हूं, एक एक करके पढ़ाता हूं। पहला क्वेश्चन, मजदूरी की परिभाषा दें। आजकल इंटरव्यू में हम यही पूछ रहे हैं, लड़खड़ा जा रहा है लोग। मेंस में इतना पढ़ाए हैं फिर भी मजदूरी की परिभाषा में उन लोगों को 10 दिन लग जाता है याद करने में। परिभाषा दें। दूसरा, ये सब एग्जाम में आएगा, सारी डिफिनेशन याद होना चाहिए आप लोग को। कटौती की परिभाषा दें। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का उद्देश्य बताएं। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के मुख्य प्रावधानों का मूल्यांकन करें। निम्न प्रश्नों का उत्तर दें।
ए में मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व बी में अधिकृत या वैधानिक ऑथराइज कटौती या डिडक्शन, सी में दावे एवं अपील, डी में दंड। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। इसमें ज़्यादा संभावना इसी तरह से है, सब आंसर इसी में है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन पूछने की संभावना अधिक होगी। जो पूछा जाएगा उसी का उत्तर लिखना है। हाँ हेलो, हाँ जी 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 जी, नमस्कार 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 सर। वो सर क्लास में नहीं होगा, अभी भी क्लासे में है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, राजेंद्र नगर में नहीं है। नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, जी जी जी, ठीक ठीक। रात को फ़ोन कीजिए सर। हाँ, 9 बजे के बाद। हाँ, तो ये हो गया क्वेश्चन। सब लोग लिख लिए? लिख लीजिए। ये क्वेश्चन अगले बार आएगा 66 में, है? हाँ, क्वेश्चन आएगा। चलिए पढ़ाएं। सबसे पहले मजदूरी की परिभाषा देखिए। सामान्य अर्थों में आपसे हम पूछेंगे कि मजदूरी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि यदि कोई श्रमिक काम करता है किसी के यहाँ और उसे वह जो पारिश्रमिक मिलता है उसे मजदूरी कहते हैं। आप एकदम आसानी से बता देंगे कि काम करता है उसको मजदूरी मिल जाती है। लेकिन यहाँ एक्ट के अनुसार पढ़ना है। भारत सरकार ने जो एक्ट बनाई है उसमें क्या डिफिनेशन दिया है उसको लिखना है, कानून का। ये कानून आप पढ़ रहे हैं, तो क्या कानून परिभाषित किया है? मजदूरी की परिभाषा। अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। एकदम बारीकी से सुनेंगे, 2 बार बताएंगे। मजदूरी से तात्पर्य ऐसे पारिश्रमिक से है जिसे मुद्रा के रूप में, लीगल टेंडर, मुद्रा के रूप में, रुपये पैसे के रूप में अभिव्यक्त किया जाता हो तथा नियोजक द्वारा नियोजन के दौरान कर्मचारी को काम के बदले भुगतान किया जाता हो। इसके अंतर्गत यदि नियोजक एवं कर्मचारी के बीच किसी प्रकार का करार हुआ हो, कॉन्ट्रैक्ट, समझौता हुआ हो मजदूरी को लेकर, या न्यायिक निर्णय के तहत निर्धारित मजदूरी को शामिल किया जाता है मजदूरी की परिभाषा में। लेकिन मजदूरी की परिभाषा के अंतर्गत निम्न शामिल नहीं होंगे, निम्न शामिल नहीं होंगे, ये भी लिखना होगा।
क्या इंटरव्यू में क्या एकदम एक नंबर क्वेश्चन है, हमसे तो जय बार इंटरव्यू दे तब बार पूछता है। आप इसको मेंस में भी पूछेगा, पूछना ही है एकदम। इसमें निम्न शामिल नहीं होंगे। क्या शामिल नहीं होंगे? देखें, यातायात भत्ता, आवास भत्ता, बिजली का जो बिल आएगा, पीने का जल जो मिलेगा, उपादान ग्रेच्युटी, कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत दिए जाने वाले अंशदान। फिर एक बार मैं समझा दे रहा हूं। अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत मजदूरी से तात्पर्य ऐसे पारिश्रमिक से है जिसे मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है तथा नियोजक द्वारा नियोजन के दौरान कर्मचारी को काम के बदले भुगतान किया जाता है। इसके अंतर्गत यदि नियोजक एवं कर्मचारी के बीच किसी प्रकार का करार या समझौता हुआ हो या न्यायिक निर्णय के तहत निर्धारित मजदूरी को शामिल किया जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत निम्न शामिल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? नियोजक द्वारा दिए जाने वाले यातायात भत्ता, आवास भत्ता, बिजली, पीने का जल, उपादान ग्रेच्युटी तथा कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत दिए जाने वाले अंशदान, ईपीएफ जो होता है उसके अंतर्गत दिए जाने वाले अंशदान को मजदूरी की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। कोई दिक्कत? आगे चलें। कटौती, ग्रेच्युटी जो होता है जब रिटायर करते हैं ना आप या नौकरी छोड़ देते हैं तो हर माह का जुड़ता है। वर्ष में पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं, आगे पढ़ाना है। 12 मासी कारखानों में जहाँ सालों भर काम होता है, काम करने वाले कर्मचारियों को 1 वर्ष की सेवा के लिए 15 दिन की मजदूरी ग्रेच्युटी के रूप में दी जाती है। अब मौसमी कारखाने जो सालों भर नहीं चलता है, वहाँ 1 वर्ष की सेवा के लिए 7 दिन की मजदूरी ग्रेच्युटी के रूप में दी जाती है। उसके लिए फॉर्मूला है गणना करने का। जब ये पैसा हर साल बिटाते बिटाते जाएगा तो जब नौकरी छोड़ेगा या सेवानिवृत्त हो जाएगा तो सारी राशि जोड़ कर दी जाएगी। तो वही आप कहते हैं कि सर्विस मिला है, ये मिला है, वो मिला है। समझ में आ गई? कटौती, डिडक्शन, अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। कटौती से तात्पर्य नियोजक, कारखाना मालिक जो होगा नियोजक, या उसका एजेंट होगा, उसको हिंदी में अभिकर्ता कहते हैं। एजेंट को नियोजक या उसके अभिकर्ता द्वारा कर्मचारी की मजदूरी से हर प्रकार के कराए गए भुगतान को उसकी मजदूरी से कटौती माना जाएगा। दूसरे शब्दों में समझ लीजिए, यदि नियोजक या उसका अभिकर्ता द्वारा यदि कर्मचारी से किसी प्रकार का नुकसान हो जाता है या जुर्माना लगाई जाती है या कर्मचारी लोन ले लिया हो
या प्रधानमंत्री राहत कोष में राशि जमा करना चाहता हो या सदस्यता शुल्क देना चाहता हो ट्रेड यूनियन का, तो उसके मजदूरी से नियोजक कटौती कर लेता है तो उसे कटौती माना जाएगा। दूसरे शब्दों में समझ लिए, उसका अर्थ यही हुआ। लेकिन कटौती की परिभाषा के अंतर्गत निम्न शामिल नहीं होंगे। निम्न शामिल नहीं होंगे। क्या शामिल नहीं होंगे देखेंगे। कर्मचारी के वेतन वृद्धि को रोकना, कर्मचारी के वेतन वृद्धि को रोक देना, इसको कटौती नहीं माना जाएगा। कर्मचारी का डिमोशन कर देना कटौती नहीं जाएगा। पदोन्नति को रोकना, पदोन्नति को रोक देना, इसे कटौती नहीं माना जाएगा। दोनों डिफिनेशन समझ गए? कोई दिक्कत? उद्देश्य, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान करना, कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना, कर्मचारियों को नियोजक द्वारा होने वाले शोषण से बचाना, मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व नियोजक को ठहराना, मजदूरी का भुगतान मुद्रा में कराना, मजदूरी का भुगतान समय अवधि के अंतर्गत कराना, मजदूर कर्मचारी की मजदूरी से अधिकृत कटौती को छोड़कर अनाधिकृत कटौती पर रोक लगाना, नियोजकों की मनमानी पर रोक लगाना, यही इसका मूल उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रोविजन दिए गए हैं, प्रावधान। इसी के अंतर्गत ये सबका उत्तर है। तो हम उसको पढ़ाएं। ऐसे कीजिए, यहाँ से हाँ, तो देखेंगे अब इसके प्रावधान कौन कौन से हैं। कल हमने पढ़ाया था विस्तार क्षेत्र, आज भी विस्तार क्षेत्र। स्कोप एंड कवरेज, विस्तार क्षेत्र। यह अधिनियम भारत के सभी कारखानों, खान, बगानों, बंदरगाहों, रेलवे इत्यादि में लागू होता है। समूची सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर इस अधिनियम के उपबंधों को किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में लागू कर सकती है। इतना कल भी पढ़ाए थे, लेकिन अब इसमें नया जुड़ जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी शामिल होंगे जिसकी मासिक मजदूरी रुपया 24,000 से अधिक नहीं हो, यानी 24,000 तक जिसकी आमदनी हो, मजदूरी हो मासिक, वही इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल होंगे कर्मचारी। ये जुट गया ना। दूसरा,
मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मजदूरी भुगतान करने का उत्तरदायित्व नियोजक का होगा। अगर नियोजक नहीं है तो प्रबंधक का होगा, या नियोजक द्वारा नामित नॉमिनेट व्यक्ति द्वारा मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। रेलवे प्रशासन द्वारा किसी व्यक्ति का नामजद कर दिया जाता है तो उक्त व्यक्ति मजदूरी का भुगतान करेगा। तीसरा, मजदूरी भुगतान की का समय देखेंगे। अवधि पहले बता देते हैं। अवधि नियोजक द्वारा मजदूरी भुगतान की एक अवधि निर्धारित की जाएगी जिस दिन मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यह अवधि 1 माह से अधिक की नहीं होगी। 1 माह से अधिक की नहीं होगी। चौथा, मजदूरी भुगतान का समय जिस संस्थान में 1000 से अधिक कर्मचारी काम करते हो वहाँ मजदूरी का भुगतान मजदूरी अवधि समाप्ति के 10 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। जिस संस्थान में 1000 से कम कर्मचारी काम करते हों वहाँ मजदूरी का भुगतान मजदूरी अवधि समाप्ति के 7 दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? मजदूरी का भुगतान मुद्रा में, लीगल टेंडर में नियोजक द्वारा मजदूरी का भुगतान मुद्रा में किया जाएगा। कर्मचारी की मांग के अनुसार चेक, बैंक ड्राफ्ट या उसके बैंक खाते में के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। अब तो ऑनलाइन हो गया है तो सब चीज़ हो गया, बैंक खाते अकाउंटे में चला गया है। अब उससे पूछने की जरूरत नहीं है, उसके अकाउंट में भेज देना है। अब देखिए समझाता हूं। ये 5 पॉइंट हो गया। अब यहां आइए, ये क्या कह रहा है? मजदूरी भुगतान का आप बुक पढ़ करके एग्जाम देते या नोट्स पढ़ के देते तो उसका उत्तर क्या लिखते? यही लिखते 2 नंबर। तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन 2 लाइन लिखिएगा तो नंबर मिलेगा नहीं। तो उसका उत्तर कैसे लिखाएगा? देखिए, मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व, यही ना क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन ए नंबर है। इसका उत्तर देखिए क्या लिखा है। अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मजदूरी भुगतान का उत्तरदायित्व नियोजक का होगा। नियोजक अगर नहीं है, अनुपस्थित है, तो प्रबंधक या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। रेलवे में रेल प्रशासन द्वारा नामजद व्यक्ति द्वारा मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। धारा 4 नियोजक द्वारा
मजदूरी भुगतान की एक अवधि निर्धारित की जाएगी जिस दिन मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा। यह अवधि 1 माह से अधिक की नहीं। धारा 5, जिस संस्थान में 1000 से अधिक कर्मचारी काम करते हों वहाँ मजदूरी का भुगतान मजदूरी अवधि समाप्ति के 10 दिनों के अंदर तथा जिस संस्थान में 1000 से कम कर्मचारी काम करते हों वहाँ मजदूरी का भुगतान मजदूरी अवधि समाप्ति के 7 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होगा। धारा 6, नियोजक द्वारा मजदूरी का भुगतान मुद्रा में किया जाएगा या चेक, बैंक ड्राफ्ट या उसके खाते के माध्यम से भुगतान कर दिया। यही चारों पॉइंट लिखाएगा, लेकिन लिखने के तरीके बदल जाएंगे। अभी इस तरह से न लिख करके सेक्शन वाइज लिखना होगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर आप जान गए? मिटा दे इसको। छठा पॉइंट, अधिकृत कटौतियां। अब इस अधिनियम के अंदर छठा पॉइंट है, लेकिन इसके अनुसार पहला पॉइंट हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछा है, अधिकृत कटौतियां। अधिनियम की धारा 7 से लेकर 13 तक अधिकृत कटौतियों का उल्लेख किया गया है। देखेंगे इसमें क्या। इसमें 2 तरह की कटौतियां हैं। पहला है मुख्य कटौतियां, दूसरा है अन्य कटौतियां। मुख्य कटौतियों में 6 है। देखेंगे पहला, जुर्माने के लिए कटौतियां। दूसरा, कार्य से अनुपस्थिति के लिए कटौतियां। तीसरा, नुकसान के लिए कटौतियां। चौथा, सेवाओं के लिए कटौतियां। पांचवा, ऋण के लिए कटौतियां। और छठा, अग्रिम राशि के लिए कटौतियां। अन्य कटौतियां में देखेंगे इनकम टैक्स
न्यायिक निर्णय सहकारी समिति अंशदान शासकीय शेयर सदस्यता शुल्क प्रधानमंत्री राहत कोष डाकघर बचत खाता, इतनी तरह की कटौतियां की गई। अब एक एक करके पढ़ाते हैं, देखेंगे ये अलग से भी क्वेश्चन आएगा, तो इतना लिखना होगा, ठीक है? हाँ, एक्सप्लेन करना होगा, सबको एक्सप्लेन करना होगा। देखिए कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जुर्माने के लिए कटौतियाँ, एकदम थोड़ा सा और थोड़ा सा इधर करते ना, थोड़ा सा घुमाओ ना तो, हाँ थोड़ा सा तो ऐसे ही घुमाओ ना, हाँ घुमाओ ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। ऐसे घुमाओगे तब ना आएंगे, ऐसे 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 करो ना, ऐसे, हाँ हाँ तो कमरा को इधर करो ना, हाँ ऐसे करो, हाँ करो, हाँ करो, नहीं कैसे करना पड़ेगा उसको, हाँ ऐसे करो पूरब की ओर, हाँ 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 ठीक। जुर्माने के लिए कटौतियाँ, यदि किसी कर्मचारी पर नियोजक द्वारा जुर्माना लगाया गया हो तो कर्मचारी की मजदूरी से कटौती की जा सकती है, लेकिन इसके लिए निम्न शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पहला शर्त, जुर्माने की राशि कटौती करने से पूर्व सरकार या सरकार द्वारा अधिकृत प्राधिकारी को सूचना देना एवं अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नियोजक द्वारा कर्मचारी की मजदूरी से कटौती करने से पूर्व कर्मचारी को कारण बताओ का नोटिस देना अनिवार्य होगा, शोकॉज करना अनिवार्य होगा। तीसरा, 15 वर्ष से कम आयु के कर्मचारी की मजदूरी से कटौती नहीं की जा सकती। तीसरा, कर्मचारी की मजदूरी से जो कटौती करनी है 60 दिन बीत जाने के, जिस दिन से निर्धारित है वो दिन से 60 डेज बीत जाने के बाद कर्मचारी की मजदूरी से कटौती नहीं की जा सकती। ये क्लियर हो गया? कर्मचारी की मजदूरी से जो कटौती की जाएगी वो क्या नियोजक लेगा? नहीं, वो कर्मचारियों के कल्याण पर खर्च होगा, कर्मचारियों के कल्याण पर खर्च होगा। कोई दिक्कत? कार्य से अनुपस्थिति के लिए कटौती, यदि कोई कर्मचारी कार्य से अनुपस्थित रहता है बिना बताए,